चैप्टर 97 द एम्परर्स किंग्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली झलक। जब आरान के दादाजी के साथ आरान का द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन जाने का सफर शुरू हुआ, वह सफर अपने आप में ही बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग था। अब आगे। आरान के इंडिया से वापस लौटते ही एक शाम आरान के दादाजी आरान को लेकर एक सीक्रेट स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का शानदार स्नो व्हाइट कलर का ग्लास मेड ट्रांसपेरेंट रूफटॉप एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास मेड लॉन्ग एंड वाइड विंडो ट्रेन आरान और उसके दादाजी को द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। ये सीक्रेट स्टेशन बिल्कुल वैसा मैजिकल वाइब दे रहा था जैसा हैरी पॉटर सीरीज में मैजिकल स्कूल हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी ले जाने वाला ट्रेन प्लेटफॉर्म का था। लेकिन फिर भी यह हैरी पॉटर सीरीज के उस हिडन प्लेटफॉर्म से बेहद अलग था, जो हद से ज्यादा लग्जरियस स्ट्रांग एंड पॉजिटिव वाइब दे रहा था। इस हिडन स्टेशन का नाम नोवा सिटी स्टेशन था, जिसको बनते हुए बस एक ही साल का टाइम हुआ था। जैसे ही आरान अपने दादाजी के साथ उस हिडन स्टेशन पर पहुंचा, आरान ने देखा एक 4 साल का लड़का जो देखने में बहुत प्यारा था, पहले से ही वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। वह लड़का कोई और नहीं हमारा रॉकी यानी कि मैक्स ही था, जो आगे चलकर आरान का दोस्त होने के साथ साथ उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ग्रुप के हेड और उसका पर्सनल असिस्टेंट बनने वाला था। जब दादाजी द एम्परर्स किंग्स ऑर्गेनाइजेशन के काम के सिलसिले में एक आइलैंड पर गए, वहां उनकी मुलाकात रॉकी से हुई, जो एक असाधारण प्रतिभाशाली लड़का था। रॉकी की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अद्वितीय थी, जिसे देखकर दादाजी ने उसके टैलेंट को पहचानते हुए उसे आरान का बॉडीगार्ड बनाने के बारे में सोच लिया था। और आरान के दादाजी की इस फैसले के साथ साथ रॉकी की काबिलियत और समर्पण आगे चलकर उसे आरान के पर्सनल बॉडीगार्ड टीम का चीफ बनाने वाला था। आरान के दादाजी आरान को रॉकी के पास लेकर गए और बोले, आरान बच्चा, ये रॉकी है। आज से यह छाए की तरह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग करेगा। ये कहते हुए दादाजी ने रॉकी के कंधे पर हाथ रखते हुए आरान की ओर देखा। उनकी आवाज में इस वक्त गहरी दृढ़ता थी, मगर इसके साथ साथ प्यार भरी फिक्र भी साफ झलक रही थी। आरान के दादाजी अपने बात को जारी रखते हुए बोले, आज से ये तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड होगा, लेकिन ये केवल तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला साथी नहीं, बल्कि तुम्हारे हर कदम का हिस्सा बनेगा। ये तुम्हारी हर जिम्मेदारी में मदद करेगा, तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। चाहे कुछ भी हो, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दादाजी ने थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली और आगे बोले, आरान, तुम्हारी जिंदगी अब आम बच्चों जैसी नहीं रहेगी। तुम द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का लॉर्ड बनने जा रहे हो, और इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी सबसे मजबूत बनना होगा। रॉकी तुम्हारी ढाल बनेगा, लेकिन तुम्हें अपनी तलवार बनना पड़ेगा। और एक दिन एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें खुद के तलवार बनने के साथ साथ खुद के साथ ही बाकियों के लिए भी बुराई के खिलाफ ढाल की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। आरान ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में था तो सिर्फ खालीपन, लेकिन साथ ही बड़े से बड़े बुराई के खिलाफ खड़े होने का जोश भी उसके अंदर उभर रहा था। उसने रॉकी की ओर देखा, जो उसके मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। आरान ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या रॉकी मेरे साथ ट्रेनिंग कर पाएगा? और क्या आप श्योर हैं कि यह इतनी मुश्किल ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा? क्या ये सख्त ट्रेनिंग के दौरान हर तरह का दर्द सहने को तैयार हैं? आरान ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग के दौरान जैसे जैसे आरान हर तरह का मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्किल सीखता जा रहा था, वैसे वैसे उसको उतना ही दर्द का सामना भी करना पड़ रहा था। आरान की ऐसी बातों को सुनकर रॉकी 2 कदम आरान के पास आया और अपने आइलैंड वाले लैंग्वेज का यूज करते हुए बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं किसी भी दर्द से नहीं डरता। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ग्रैंडफादर मुझ पर भरोसा करके एक नर्क से निकालकर यहाँ लाए हैं, मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। रॉकी की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराए और आरान से बोले, तुम चिंता मत करो, मैंने इसे परख कर सब कुछ सोचने समझने के बाद ही तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में चुना है। यह अपनी जान दे सकता है पर धोखा कभी नहीं देगा, और रॉकी में हर वह काबिलियत मौजूद है जो लॉर्ड के बॉडीगार्ड बनने के लिए जरूरी है। लॉर्ड का बॉडीगार्ड बनना आसान नहीं होता। रॉकी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगा, आज से तुम दोनों एक टीम हो। ये सुनकर रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ आरान की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन मुझे यकीन है मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। और जहां तक बॉडीगार्ड बनने की बात है, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूं। रॉकी की बात सुनकर आरान ने कुछ नहीं कहा और रॉकी के हाथ को घूरने लगा जो रॉकी ने उसकी तरफ बढ़ाया था। जब रॉकी ने देखा आरान उसके हाथ को बिना पकड़े सिर्फ घूर रहा है, उसने खुद आगे बढ़कर आरान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ट्रेन के अंदर जाने लगा। उन दोनों के पीछे पीछे दादाजी भी ट्रेन के अंदर चले गए। ट्रेन के अंदर माहौल शांत था, वहीं ट्रेन के बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। बाहर बड़े बड़े स्नो माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे और इस वक्त वहां पर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी।
रेल ट्रैक के दोनों तरफ क्रिसमस ट्रीज के साथ साथ बाकी के ट्रीज को भी बहुत ही आई कैचिंग फेरी लाइट से डेकोरेट किया गया था। साथ ही हल्की हल्की स्नोफॉल के वजह से वहां की जमीन पूरी तरह से स्नो से कवर हो गई थी। हालांकि इससे आरान या बाकी सबको अपने सफर में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली थी। आरान जिस ट्रेन में सफर करने वाला था उसकी खासियत थी कि चाहे कितनी ही भारी स्नोफॉल क्यों न हो रहा हो, द एम्परर्स किंग्स ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेन अपना रास्ता खुद सफर के अकॉर्डिंग बना सकता था। वहां का माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। इसके अलावा बाहर और भी कई तरह के डेकोरेशन किए गए थे। आखिर क्रिसमस का माहौल जो था, जिस रास्ते से होकर वो ट्रेन द एम्परर्स किंग्स ऑर्गेनाइजेशन पहुंचने वाला था, वो रास्ता अपने आप में ही हेवनली माहौल से भरा हुआ था। इधर ट्रेन के अंदर का इंटीरियर न सिर्फ बहुत ज्यादा लग्जूरियस और आलीशान भरा था, साथ ही बहुत खूबसूरती से सब कुछ सजाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ट्रेन ना होकर एक बहुत ही बड़ा लग्जरियस घर हो जिसको ट्रेन थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। क्या कुछ नहीं था उस ट्रेन में? उस ट्रेन में वह सब कुछ था जो कोई सोच भी नहीं सकता कि रियलिटी में ऐसा भी ट्रेन एग्जिस्ट कर सकता है। बेडरूम से लेकर बाथरूम, बड़ा सा लग्जरियस लाउंज, बिजनेस कॉन्फ्रेंस रूम, मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक बड़ी लाइब्रेरी, कंफर्टेबल सीट्स, बड़ा सा डाइनिंग एरिया जहां पर एक लग्जरियस डाइनिंग टेबल भी मौजूद था, जो कैंडल्स, हर तरह का केक, हॉट चॉकलेट, मार्शमेलो, चॉकलेट फाउंटेन, स्ट्रॉबेरी, पेस्ट्री और भी के तरह के डिलीशियस खाने के साथ भरा हुआ था। लेकिन आरान को इन सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वही रॉकी बहुत बुरी तरह से वो सब कुछ खाना चाह रहा था जो भी उस लग्जरियस डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। वही आरान के आंखों के सामने अभी भी वो नजारा घूम रहा था, कैसे करीना उसे टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी और कैसे बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी उसके पापा कुछ भी करीना के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसके पापा ही वह वजह थे जिस वजह से उसकी प्यारी दादी उसे छोड़कर चली गई। आरान के दिल में ये सब याद करने के दौरान बढ़ते वक्त के साथ अपने पापा के लिए नफरत बढ़ता जा रहा था। ये सब सोचते हुए आरान खिड़की के पास बैठ बाहर बर्फ से ढके पहाड़ों और घने क्रिसमस ट्रीज से भरे जंगलों को देख ही रहा था कि तभी रॉकी का हाथ आरान को अपने कंधे पर महसूस हुआ। रॉकी आरान से बोला, है दोस्त सुनो ना, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? देखो वहां पर कितने डिलीशियस खाना रखा हुआ है, चलो ना कुछ खा लो। देखो भूख के मारे तुम्हारा मुंह भी कैसे लटक गया है। इतना बोलकर वो अपनी मासूम आंखों से आरान को देखने लगा। रॉकी की बात सुनकर आरान ने उसे घुरकर देखा तो रॉकी के चेहरे को देखकर आरान को ये समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा कि रॉकी भले ही अपने मुंह से बोल रहा हो कि वह कुछ खा ले, लेकिन असल में बात यह थी कि डाइनिंग टेबल पर रखे हुए माउथ वाटरिंग डिलीशियस फूड्स को देखकर वो खुद भी वह सब खाना चाहता था। भले ही आरान को रॉकी से मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन आरान थोड़ा थोड़ा रॉकी और उसके फेस एक्सप्रेशन को समझने लगा था और शायद यही शुरुआत थी उन दोनों के अटूट दोस्ती की। आरान बिना कुछ बोले अपने जगह से उठा और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। ये देखकर रॉकी की आंखों में चमक आ गया। वह अब और अपने आप को रोक नहीं पाया और आरान के पीछे पीछे जाने लगा। आरान जाकर डाइनिंग चेयर में बैठ गया और रॉकी को भी बैठने को इशारा करके वहां पर रखे मार्शमेलो को चॉकलेट फाउंटेन में डीप करते हुए बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। रॉकी भी बिना देर किए आरान के इशारे को समझकर बैठ गया और अपने मनपसंद चीजें उठाकर मजे से खाने लगा। रॉकी आरान को अभी भी चुपचाप खाते हुए देखकर बोला, तुम बहुत कम बोलते हो। आरान बोला, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं। जैसे कि दादाजी चाहते हैं तुम मेरे साथ अब से हमेशा रहने वाले हो, तो तुम्हें मेरे अनकहे अल्फाजों को भी फ्यूचर में समझना पड़ेगा, जैसे मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हारे सवाल को महसूस कर पा रहा हूँ। आरान की बात सुनकर रॉकी बोला, हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें समझ सकूं। आरान को नहीं लगा था कि रॉकी ऐसा कुछ भी बोल सकता है। आखिर रॉकी इस वक्त था तो सिर्फ 4 साल का ही। आरान ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि रॉकी कुछ अलग था। शायद वह बिल्कुल वैसा दोस्त बन सकता था जैसे दोस्त की आरान को जरूरत थी। ये सोचते हुए आरान अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ के रॉकी से पूछा, तो बताओ, अगर हम कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएं जहां सिर्फ हम दोनों में से किसी एक का ही जान बच सकता है, तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? रॉकी ने तुरंत जवाब दिया, कभी नहीं। चाहे मैं मर जाऊं, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जहां आरान को रॉकी के आंखों में साफ सच्चाई दिखाई दे रही थी। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत साबित करनी होगी। ट्रेनिंग में पूछे जाने वाले हर सवाल और फिजिकल ट्रेनिंग का जवाब तुम्हें समझदारी और कड़ी मेहनत से देना होगा। रॉकी ने हामी में सिर हिलाया और दोनों के बीच इस सफर के दौरान एक अनकहा सा बॉन्ड बनने की शुरुआत हो गया था। वही दादाजी बैठकर आरान और रॉकी की इंटरैक्शंस को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी सख्त भाव बरकरार था। ऐसे ही आरान और रॉकी का पहली बार द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन जाने का सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। ट्रेन में कुछ घंटों के सफर के बाद आरान, दादाजी और रॉकी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। ट्रेन से उतरने के बाद आरान और रॉकी ने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। ये एक ऐसी जगह थी जो द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के सबसे कॉन्फिडेंशियल एरिया में मौजूद था। यहाँ चाहकर भी कोई भूल से भी एंट्री नहीं कर सकता था।
यहाँ पर मौजूद स्नो माउंटेन में से एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ग्रैंड सिटाडेल किला था, जो पूरी तरह से कांच से बना हुआ था। इसे क्रिस्टल फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता था। यहाँ ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतरीन और कठिन माहौल तैयार किया गया था, जो लॉर्ड बनने की ट्रेनिंग से शायद बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ न सिर्फ आरान को लॉर्ड बनने की हर एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाने वाला था, बल्कि ये वही जगह था जहाँ आरान के स्पेशल डीएनए ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट किया जाने वाला था। इतना ही नहीं, यहाँ पर करीना के द्वारा दिए गए ड्रग्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी आरान के बॉडी के मुताबिक एक पॉजिटिव वे में ढालने की शुरुआत भी होने वाला था। इसलिए ये जगह कोई सोच भी न सके, इतना खास था। आरान के दादाजी ने रॉकी और आरान दोनों को बताया, यहाँ सिर्फ वही रह सकता है जो मेंटली और फिजिकली रूप से सबसे मजबूत हो। आरान, अब यही से शुरू होता है तुम्हारे जीवन का नया पड़ाव। चलो आगे बढ़ो अपने मंजिल की ओर। अपने दादाजी की बात सुनकर आरान हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे रॉकी और दादाजी भी चल रहे थे। थोड़ी देर में वह सभी क्रिस्टल फोर्ट्रेस के अंदर प्रवेश कर गए।